हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर और बात करें यहाँ पर हमारी जो है यूनिट 3 चल रही थी। तो इसमें हम देख रहे थे अपने ऑटोकॉइड्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग। तो इसके अंदर हम जो अपना पहला चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन जाना था ऑटोकॉइड्स और क्लासिफिकेशन दोनों चीज़ों को हमने देख लिया था। नहीं देखी आप वीडियो जाके नीचे देख सकते हैं। अब बात करें तो आज जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कवर करेंगे अपने हिस्टामिन के बारे में और 5-HT मतलब सेरोटोनिन के बारे में और उनके एंटागोनिस्ट के बारे में। तो ये जो हमने यूनिट बताई थी इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको, उसमें ये दोनों टॉपिक यानी कि हिस्टामिन और ये सेरोटोनिन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देन हमारे जो ये वाले दो चैप्टर थे इसमें मतलब ये शॉर्ट वगैरह में आ जाते थे, तो वह उसी के अकॉर्डिंग आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देन हमारा इसमें आता है नेसेट्स वाला, तो वो आपको मिल जाएगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था डिटेल्स में। फिर हमारे ये एंटी गॉट एंटी र्यूमेटिक आते हैं, तो इसको मैं आगे करा दूंगा। तो लगभग आपके 1 से 2 दिन में मतलब कल या परसों तक आपकी ये यूनिट एकदम कंप्लीट हो जाएगी और इसके नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी आई नो कि थोड़ा सा लेट चल रहा है, अब आप लोग भी समझो थोड़ा हो जाता है सारा इतना कुछ कवर करना, कोई नहीं। चलिए, तो आज की जो हमारी वीडियो है हिस्टामिन वाली, इसको हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, तो वैसे इसमें जो हिस्टामिन वाला है इसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिटेल्स में कवर कर चुके थे। तो अगर आपने वहाँ सब कुछ देखा होगा तो आपको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है सेरोटोनिन पे जा सकते हो। लेकिन आप देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, कोलॉजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इसको कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो हिस्टामिन है, अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑटोकॉइड्स के अंदर बिलोंग करता है। सिंपल फंडा है, यानी कि ये भी हमारा जो है लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। अब एक वर्ड में हम समझते हैं कि आखिर ऑटोकॉइड्स हमारे क्या थे। तो ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, या आप हार्मोन बोल सकते हो, लोकल हार्मोन की तरह, जो क्या होते हैं बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रिलीज होंगे और वहीं पर अपना जो है एक्शन शो करेंगे, मतलब लोकली एक्शन अपना शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो ये एक बंदा था, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। तो मान लो ये जगह हमारी पर्टिकुलर उसका हाथ है, तो यहाँ पर किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पर जब इसने काटा मधुमक्खी ने, तो वो हमारा एक तरह से इसके लिए स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा और यहाँ पर हमारे जो ऑटोकॉइड्स वगैरह हैं वो हमारे यहाँ रिलीज होंगे और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पर हमें पेन देखने को मिलेगा, हमें जो हमारी मतलब स्वेलिंग वगैरह वो देखने को मिलेगी, रेडनेस वगैरह ये देखने को मिलेगी, मतलब जो हमारे इन्फ्लामेशन वगैरह वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो भी हमारे लोकली एक्शन हो रहे हैं, यानी कि आपने देखा अगर उसने काटा तो केवल हमारे हाथ पे स्वेलिंग आएगी, ऐसा नहीं कि दूसरा हाथ भी स्वेल हो गया, केवल उसी पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये सारे हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं ऐसी किसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर जगह पे रिलीज होंगे और वहां पे क्या करेंगे, अपना एक्शन शो करते हैं। तो यही हमारा क्या है, हिस्टामिन भी है। हिस्टामिन मोस्टली हमारा जो है स्नीजिंग वगैरह, यानी कि आपने देखा होगा ना, जब सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाती है, छींकें मार रही हैं, रनिंग नोज हो रही है, तो ये सब में हमारा जो हिस्टामिन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लोकली। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें तो हिस्टामिन हमारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हिस्ट प्लस अमीन। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यू और अमीन मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारा NH2 यानी कि हमारा अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अब अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि हिस्टामिन हमारा जो है वो लोकली टिश्यू वगैरह या टिश्यू के अंदर हमारे सेल्स आते हैं, तो कह सकते हैं कि ये हमारा टिश्यू या सेल्स वगैरह के अंदर से रिलीज होता है और इसके अंदर एक हमारा अमीन ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। बाकी बात करें तो ये हमारा जो मैंने पहले बता दिया, हमारी मोस्टली एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं, जैसे स्नीजिंग वगैरह हो गई या कभी कभी इचिंग हो गई, खुजली होने लगी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा ये जो है डिपेंड करता है हिस्टामिन। उसके बाद बात करें तो हिस्टामिन की जो डिस्कवर्ड किया था वो हमारे सर हेनरी डेल ने किया था 1910 में, तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। उसके बाद बात करें इसके स्ट्रक्चर के लिए, जिसको कई जगह जो है केमिस्ट्री नाम से आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें मोस्टली हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अब इसमें हमारी 3 चीज़ें मिक्स होती हैं। पहला आपको ये बड़ा सा दिख रहा है, ये हमारे एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसको हम इमीडाजोल रिंग बोलेंगे, यहाँ ए लिख लेना। और जो बीच में आपको दिख रही है ये हमारी इथाइलिन चेन है, मतलब यहाँ 2 CH2 लगे तो एक तरह से ईथन वाला खेल हो गया, तो यहाँ हमारा इथाइलिन चेन आ जाएगी। देन थर्ड हमारा यहाँ पे जुड़ा होता है अमीन ग्रुप, जिसकी वजह से इसका नाम हिस्टामिन है। तो ये टोटल हमारा क्या हो जाता है, हिस्टामिन हो जाता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर इसका जरूर याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी सिंथेसिस की, तो वही 2-4 चीज़ें हमको सब में पढ़नी है। उसका सिंथेसिस कैसे होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, रिलीज कैसे हो रहा है, उसके बाद इसके फार्माकोलॉजी का रोल पढ़ने हैं और एंटागोनिस्ट हैं तो उसके एंटागोनिस्ट। तो अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें या बायोसिंथेसिस की बात करें तो एक हमारे बॉडी के अंदर केमिकल होता है हिस्टिडीन, जो मोस्टली हमारा टिश्यू वगैरह सेल्स वगैरह से लोकली रिलीज हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में लगभग ये रिलीज होता रहता है। तो वहां पर हमारा एक एंजाइम काम करता है डी कार्बोक्सिलेज। अब नाम से आपको समझ आ रहा होगा, डी कार्बोक्सिलेज मतलब क्या है, डिलीट करना किसको, कार्बोक्सी ग्रुप को। अब कार्बोक्सी ग्रुप हमारे क्या है, CO2, यानी कि इसका सिंबल बनना क्या है कि -CO2। तो यहाँ आपको ये हिस्टिडीन दिख रहा है। अब इसके अंदर से अगर आप यहाँ CO2, यहाँ पे क्या है CO2 यही है, इस CO2 को
अगर आप डिलीट कर दो यानी कि हटा दो तो क्या होगा, ये H जो हमारा बचा हुआ वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा और ये NH2 हमारा ऐसा ही कैसा रहेगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो ये हमारा सेम फंडा इसमें होता है। जैसे ही हम इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये हमारा जो इमिडाजोल रिंग थी वो हमारी सेम आ गई, इथाइलिन चेन हमारी थी दोनों, वो हमारी यहाँ प्रॉपर बन गई क्योंकि यहाँ से CO2 हटा, ये H हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया CH2 बन गया, और जो हमारा अमीन था वो हमारा सेम का सेम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, हिस्टामिन बन गया। तो इसी तरह होता है, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि हिस्टामिन इज फॉर्म बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन। सिंपल इतना सा इसका फंडा होता है, ठीक है। बाकी ये हमारी पूरी बॉडी में ही लगभग जो है सिंथेसाइज वगैरह होता रहता है। अब स्टोरेज की बात करें तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं और बेसोफिल सेल। तो अगर आपको याद हो तो इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह वाली चीज़ें आती हैं, वहाँ पर हमारे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्टली जो हमारा होता है हिस्टामिन वो हमारा इस मास्ट सेल के अंदर क्या होता है, स्टोर रहता है और ज़रूरत आने पर वो हमारा रिलीज हो जाता है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ स्टोर, तो ये हमारा जो GIT ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एंटेरोक्रोमेफिल लाइक सेल्स होते हैं हमारे, जो हमारे GIT पैराइटल जो सेल वगैरह होते हैं उसके अंदर हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर भी ये हमारा स्टोर होता है। बाकी जो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं दिमाग मतलब CNS वगैरह में, जिसको हम हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो उनके अंदर तो बेसिकली देखा जाए 4 जगह ये हमारे हो गए, मास्ट सेल में, बेसोफिल्स में, ये हमारे हो गए एंटेरोक्रोमेफिल लाइक सेल्स में, और यहाँ पर हमारे क्या हो गए न्यूरॉन्स में, हिस्टामिनर्जिक न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पर यूजली तो जो हिस्टामिन है हमारा वो मास्ट सेल में हमारा ज़्यादा होता है मोस्टली, लेकिन कौन कौन सी जगह होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि मास्ट सेल तो मोस्टली प्रेजेंट है। तो देखा जाए अगर कोई पूछता है तो आप कहोगे भाई ऑल ओवर द बॉडी, लेकिन जो मोस्टली हमारा है वो हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, फिर हमारे लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, उसके बाद फिर हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, और उसके बाद हमारी पूरी ही बॉडी में लगभग ये हिस्टामिन जो हमारा वो प्रेजेंट होता है। अब इसकी बात करें कि जैसे ये यहाँ प्रेजेंट है, स्टोर है, यहाँ पे सिंथेसाइज पूरी बॉडी में हो रहा है। अब रिलीज कैसे होता है, यानी कि मान लो जब कोई चीज़ बाहर से आती है तभी रिलीज होता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही वाला यहाँ पे काम करता है। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पर हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन के द्वारा ये चीज़ रिलीज होती है। अब समझो कैसे, तो लेट करो ये हमारा एक मास्ट सेल है, अब इसके अंदर ये चीज़ हमारी है, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये हमारा हिस्टामिन है, और साथ में जो ये लगा हुआ है इसको हम हेपेरिन बोलेंगे, यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होने की वजह से ये हमारा इनएक्टिव होता है, यानी कि ऐसा अगर हमेशा काम करेगा तो हमेशा सर्दी छींकें आती रहेंगी। तो ये हमारा क्या है, पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब मान लो बाहर से, जैसे मान लो आप कहीं बाहर घूमने निकले, धूल मिट्टी वाले इलाके में आप गए, तो वहाँ पर आपके दिमाग मतलब नोज से आपके क्या होंगे, धूल मिट्टी के कण अंदर आएंगे, तो वो आपके लिए एज अ एंटीजन की तरह काम करेंगे। और जब वो आपकी बॉडी में आएंगे, एंटीजन यानी कि फॉरेन मटेरियल एक तरह से हो गए आएंगे, तो वो इस एंटीजन की तरह काम करेंगे, और इस एंटीबॉडी के साथ यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, IgE वाली एंटीबॉडी यहाँ काम करती है, तो उसके साथ ही हमारे क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। अब जैसे ही हमारे इंटरेक्ट होते हैं, यहाँ पे जो हिस्टामिन है वो हमारे यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, इससे हमारा अलग हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाते हैं हमारे बॉन्ड, अलग हो जाता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन अब क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स वो करेगा, जैसे आपको छींकें आने लगेंगी, स्नीजिंग हो जाएगी और नोज रनिंग हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जो भी आपके नोज वगैरह में अंदर चीज़ें गई थी वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी, और आप फिर से जो है नॉर्मल हो जाओगे कुछ देर में। तो ये चीज़ हमारी यहाँ नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ये हमारी नॉर्मल चल रही है, तब अगर मान लो किसी वजह से एक्सेस मात्रा में हमारा हिस्टामिन रिलीज होने लग जाए कहीं पर, तो ये हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां कॉज कर सकता है। अब लेट करो, आपने देखा होगा ना, किसी को भाई सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, किसी को छींकें ज़्यादा आ रही हैं, किसी को जुकाम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसके लिए। फिर कहीं कहीं क्या होता है, पेट में एसिड ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वहाँ भी हिस्टामिन का रोल होता है। तो ये सारी वजह से हमें क्या होता है, हिस्टामिन को कम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे जो है इसके एंटी हिस्टामिन वाली ड्रग को भी पढ़ते हैं। तो ये आप रिलीज की समझ गए होंगे। अब समझते हैं, देखो सारा काम हो गया। अब हिस्टामिन अगर रहेगा बॉडी में तो नुकसान ज़्यादा देर करेगा, तो इसका जो है कैटाबॉलिज्म भी होता है, मतलब अब इसका काम खत्म, अब इसको डिग्रेड करके बॉडी से बाहर भेजना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो है ये आपको ये वाला याद रखना है, एंजाइम MAO यानी कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज। इतनी आदत हो गई थी कि यहाँ पर MOA लिख गया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वो नहीं, यहाँ पर MAO लिखना है, यानी कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, इसका मोस्टली काम है कि ये हमारे हिस्टामिन या और भी जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं इसी तरह के, उनको क्या करेगा, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। अब जैसे ये था, देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा लग गया, और यहाँ पे देखो इसने क्या किया, COOH, यानी कि यहाँ का एक ये पूरा फंडा हटा दिया। अब ये हमारा क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड है। अब हिस्टामिन तो है नहीं, तो ये हमारा जो हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे जाके हिस्टामिन अपना काम करेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका एक्शन जो था हिस्टामिन का वो एकदम खत्म हो जाता है। तो इसी तरह ये चीज़ हमारी काम करती है। तो यहाँ मैंने दो आपको बता दी, एक हमारा ये MAO वाला माओ वाला सीन हो गया, यहाँ पर ये बन गया, और दूसरा हमारा होता है मिथाइलेशन। तो यहाँ पर जो ये वाली जगह, यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप ऐड हो गया, तो इससे भी इसका स्ट्रक्चर बदल गया। अब ये हमारा जो है आगे जाके काम नहीं करेगा।
या थोड़ा बहुत अलग मतलब काम करेगा, या इसको फिर से हम जो है ये वाला माओ करके हम इसमें फिर से कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी जो है चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो ये हमारा इसका कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है इसके रिसेप्टर। क्योंकि अगर मान लो हिस्टामिन को काम करना है तो हिस्टामिन अपना ऐसे काम तो दिखाएगा नहीं। हिस्टामिन क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन क्या होगा, अपने रिसेप्टर के, मान लो ये हमारा हिस्टामिन है तो यहाँ पे हिस्टामिन के अपने रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनके ऊपर जाएगा, वहाँ पे बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद जो भी इसका एक्शन होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो ये वाला जो रिसेप्टर वाला फंडा और ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वाला फंडा आप पहले से जानते हो, 4th सेम में आपने सब पढ़ा था, ठीक है। सिंपल सा यही वाला फंडा यहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पर जो रिसेप्टर हमारे होते हैं वो हमारे बेसिकली 4 होते हैं हमारे हिस्टामिन के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे H1, H2, H3 और H4, 4 हमारे यहाँ पर रिसेप्टर हैं हिस्टामिन के, और ये चारों के चारों हमारे जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले हैं। अब जो हमारा GPCR है इसको हमने 4th सेम में बहुत अच्छे से कवर किया था। आपने नहीं देखी हो वीडियो, आप जाके अभी सर्च करना GPCR केयरवेल फार्मा, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, और देख जरूर लेना, क्योंकि ये आपकी हमेशा काम आ रही है, आगे भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारा बहुत सी चीज़ों में जो है काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो GPCR में बेसिकली हमारे 2 पाथवे थे, एक हमारा साइक्लिक एम वाला था, एक हमारा IP3 डैग पाथवे था, और दोनों ही केस में हो क्या रहा था कि हमारे कैल्शियम की प्रोडक्शन कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे थे, इससे हमारी बॉडी में तरह तरह के रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रही थी। तो ये हमारा GPCR वाला पूरा फंडा था, शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। अब जो GPCR है इसी के माध्यम से जो हमारी बॉडी में एक्शन होते हैं वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट की तरह बना रखा है हिस्टामिन के जो भी रिसेप्टर हैं, और उन्हीं के साथ में आपको जो है उसका जो इफेक्ट है एक्शन वो भी मिल जाएगा, और मैंने 1-2 यहाँ एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं। तो पहले बात करते हैं हम रिसेप्टर H1 के लिए, यानी कि H1 पे कौन कौन से हमारे जो है काम करते हैं। तो H1 हमारा पहले ये जान लो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है। तो हमारी बॉडी में जो हमारा CNS है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, GI ट्रैक यानी कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा जो पूरा ट्रैक्ट है ये वाला, ये सारा का सारा ट्रैक उसमें प्रेजेंट होता है। फिर हमारा ब्रोंकिया का मतलब आप सिंपल समझो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे वो है ट्रैकिया वगैरह, उन सब में ये प्रेजेंट होगा। देन हमारे हार्ट में भी ये हमारा प्रेजेंट होता है। अब पाथवे की बात करें तो ये हमारा जो GPCR के अंदर जो IP3 डैग था, यानी कि फॉस्फोलाइपेज C वाला जो पाथवे था, अगर आपको याद हो किसी को तो उसको ये हमारा फॉलो करता है। नहीं याद है तो फिर आप सिंपल इसका जो है फंडा समझ लो कि आखिर एक्शन क्या करता है। तो जब हमारा जो हिस्टामिन है वो जब H1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो क्या रोल करेगा, देखो आपको पता होगा ये हमारा ब्रोंकिया में प्रेजेंट होता है, तो ये हमारी बॉडी में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि देखा जाए तो ये नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अस्थमा को कॉज कर सकता है। जो हमारी ब्रोंकियल पंप है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो इससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बाकी ये हमारी बॉडी में पेन करेगा, प्यूराइटिस मतलब ईचिंग वगैरह करेगा, और वेजो डायलेशन कराता, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ पे ये वेजो डायलेशन करता है, हार्ट वगैरह में आप इधर ले लो। बाकी ये इन्फ्लामेशन वगैरह कॉज करेगा। तो ये 4 से 5 मैंने छोटे में आपको यूजेस बोल दो, चाहे आप फार्माकोलॉजी का रोल बोल लो, एक्शन बोल लो, मैकेनिज्म बोल लो, या फिर आप क्या बोल दो यहाँ पे फंक्शन बोल दो, सब हमारी वही चीज़ें हैं जो हमारी हिस्टामिन के द्वारा यहाँ हो रही हैं। कब, जब हिस्टामिन हमारा H1 रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है, तो यहाँ ये आपको दिख जाएंगे। अब एग्जांपल की यहाँ पे अगर एक और देखें तो ये हमारा हिस्टामिन तो आएगा ही मेन, बाकी 2 मिथाइल हिस्टामिन हमारा है जो हमारा यहाँ पर H1 पे बाइंड करके ये सारे एक्शन हमको शो करेगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर H2 वाली। तो H2 जो हमारा रिसेप्टर है वो हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में, यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो HCl का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें जो हमारा पैराइटल सेल होता है जिसके अंदर HCl बनता है, वहाँ पर ये वाला रिसेप्टर हमारा प्रेजेंट होता है। फिर हमारा ये CNS में भी प्रेजेंट है, हार्ट में भी, बाकी वस्कुलर स्मूथ मसल यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह है उसके अंदर भी ये हमारा जो है प्रेजेंट होता है। अब बात करें तो ये हमारा साइक्लिक एम्प वाला जो है पाथवे फॉलो करेगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, तो यहाँ हमारी जो एसिड की सीक्रेशन थी वो हमारी बढ़ जाएगी, और जो फर्दर जाके क्या करेगी, हमें जैसे गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ जाएगी, HCl बढ़ जाएगी, तो एसिडिटी वगैरह करेगी, पेप्टिक अल्सर वगैरह कर सकती है। तो ये सब बीमारी हमारी इस हिस्टामिन की वजह से हो सकती है। फिर ये हमारी बॉडी में वेजो डायलेशन यहाँ पे कर देगा, जब वो H2 पे बाइंड करेगा तो इससे BP लो हो जाएगा, लेकिन सप्लाई वगैरह बढ़ जाएगी। तो ये इसके कुछ यहाँ पे रोल हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो एक आध ड्रग के नाम हिस्टामिन हो गया, फिर 4 मिथाइल हिस्टामिन वगैरह हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरा हमारा रिसेप्टर है H3। तो इसमें हमारा जो CNS है यहाँ पे मोस्टली ये प्रेजेंट होता है, वो भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो प्री वाला फंडा क्या होता है, अगर आपको याद हो, जो कोई भी हमारा, जैसे मान लो ये हमारा न्यूरॉन है इस तरह गया यहाँ पे, और ये इसका डेंड्राइन वगैरह है, फिर ये दूसरा हमारा न्यूरॉन गया इस तरह डेंड्राइन वगैरह है, तो इससे जो हमारा ये नर्व टर्मिनल है यहाँ से हमारा रिलीज होता है और इस पे जाएगा, फिर यहाँ से हमारा ऐसे करके मतलब फंक्शन चलता है। यानी कि सिंपल मान लो तो ये हमारा यहाँ से रिलीज हो रहा है और ये हमारे क्या है यहाँ पर जो इसके रिसेप्टर हैं, तो इस तरह बाइंड करता है। तो जहाँ से हमारा रिलीज होता है ना उसको हम प्री बोलते हैं, और जिस पे जा रहा होता है उसको हम पोस्ट बोलते हैं। तो प्री है ना, वहाँ पर भी कुछ हमारे
इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो अब जो हमारा H3 वाला रिसेप्टर है वो हमारा यहाँ प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा, जब हमारा ये हिस्टामिन वगैरह निकलेगा और अगर वो इस वाले जो हमारा यहाँ पे चिपना है उस पर जाके अगर बाइंड करेगा तो ये क्या करता है, ये इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हिस्टामिन रिलीज हो रहा था उसकी रिलीज को ये हमारा रोक देता है। तो इस तरह से ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि इनहिबिटरी वाला हिसाब है, यानी कि अगर हमारा जो हिस्टामिन है वो H3 के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा हिस्टामिन रिलीज हो रहा था उसकी रिलीज कम हो जाएगी, एक तरह से अपने आप को मारने वाला यहाँ पे काम हो रहा है। तो इस तरह ये चीज़ हमारी काम करती है। बाकी इसका फंडा क्या है यहाँ पर कि हमारा साइक्लिक एम्प को डिक्रीज करा, देखो यहाँ बात आ गई ना। और यूजेस या रोल देखें तो क्या है, डिक्रीज द इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज। तो यहाँ पर एक ही साइन लगा लो, या तो इसको हटा दो, डायरेक्ट लिख दो इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, यानी कि जो हमारी हिस्टामिन की रिलीज हो रही थी उसको रोकने का काम हमारे कौन करते हैं, ये वाले H3 वाले रिसेप्टर करते हैं। बाकी इसमें हमारा हिस्टामिन हो गया, जैसे मिथाइल हिस्टामिन हो गया। तो देखो मिथाइल हिस्टामिन मैंने यहाँ आपको पहले भी दिखाया था, ये हमारा क्या कर रहा था, यहाँ पर हमारे उसके रोक रहा था, मतलब कैटाबोलाइज हो जा रहा था हमारा, जिससे हिस्टामिन हमारा उधर काम ना कर पाए H1H2 पे। अब हमारा आता है H4 वाला। तो ये जो हमारा रिसेप्टर है ये हमारा क्या होता है, हीमोटोपोइटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। हीमेटोपोइटिक मतलब क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो स्टेम सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह को बनाने में काम करते हैं, ब्लड सेल्स को बनाने में काम करते हैं। आपने ये देखा होगा शायद जब मैंने कोगुलेंट या एंटीकोगुलेंट वाला पार्ट पढ़ा था उसमें, तो उस सेल में ये हमारे एक तरह से देखा जाए ब्लड सेल्स को यानी कि RBC वगैरह बनाने में ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। तो इसमें ये हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे साइक्लिक एम्प वाले पाथवे को फॉलो करते हैं। मतलब ये चीज़ हमारी बढ़ाएगी, एक्साइटेड नेचर की है। तो जब हमारे जो सेल्स वगैरह हैं या हिस्टामिन है वो जब H4 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे तो हमारे ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देंगे, मॉड्यूलेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। बाकी हमारी बॉडी में ये इन्फ्लामेशन कराते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शन वगैरह कराते हैं। तो ये थे हमारे टोटल जो है इसके फंक्शन मेनली हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर के। तो अगर आप ये वाला चार्ट याद कर लेते तो आपके लिए इतनी आसानी होगी कि आपको हिस्टामिन के सारे काम पता होंगे, ये भी पता होंगे कि H1 रिसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, और ये चीज़ आपकी मेडिकेम में भी काम आएगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी के मकसद से आप चाहो तो फार्माकोलॉजिकल रोल अगर आते तो आप चाहो तो इसी के बेस पर डायरेक्टली जो है इन सबको लिख सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपके लिए मतलब अच्छे से यहाँ लिख रखे हैं फार्माकोलॉजिकल रोल क्या है। तो जो रोल हमने अभी पढ़े थे वही सारे हैं, यहाँ पर कुछ अलग नहीं होगा। तो जैसे देखा जाए हिस्टामिन का, तो स्मूथ मसल जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थे वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, तो स्मूथ मसल में क्या होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जो आगे जाके अस्थमा को कॉज कर सकती है। फिर बात करते हैं CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो यहाँ मोस्टली हमारी वेजोडायलेशन हो रही थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और हार्ट में बात करें तो ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहे थे, एक तरह स्टिमुलेट। तो अगर आप यहाँ कनेक्शन भी निकालोगे तो वेजोडायलेशन हुई, इससे क्या हुआ कि हमारे जो ब्लड की सप्लाई थी वो बढ़ गई, और जब ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो हार्ट का काम भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर GI ट्रैक में यानी कि हमारे स्टमक में, तो वहाँ पर हमारे H2 रिसेप्टर के साथ मतलब ये बाइंड करेगा हिस्टामिन, और वहाँ पर हमारे में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन थी यानी कि जो हमारा HCl वगैरह निकल रहा था वो हमारे यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, और इससे हमारी HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी जो आगे जाके एसिडिटी वगैरह या पेप्टिक अल्सर वगैरह कॉज कर सकती है। फिर चौथा यहाँ देखें तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन करा रहे थे या कुछ एलर्जिक रिएक्शन, ये बहुत सारे थे, जैसे पेन हो गया, प्रूराइटिस हो गया, स्नीजिंग हो गया। तो आप ऐसे कोई भी यहाँ पर जो है लिख सकते हो। फिर CNS में बात करें तो वैसे इतना मतलब इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमारे जो बेबी है ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन कई जगह जो हमारे न्यूरॉन्स वगैरह हैं वहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं क्या, हिस्टामिन की रिलीज को रोकने का। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं इसका CNS पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप H3 रिसेप्टर से समझ गए होंगे कि हमारे हिस्टामिन की रिलीज को कम करता है। तो ये हमारा था हिस्टामिन का पूरा फंडा। अब हम यहाँ समझते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन के ऐसे मतलब एंटागोनिस्ट एक तरह से एंटी हिस्टामिन बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे एजेंट्स या ड्रग जो हमारे हिस्टामिन की रिलीज को या हिस्टामिन के काम को या हिस्टामिन के एक्शन को क्या करते हैं, रोकने का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि वो उसके एक्शन को रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको यहाँ सिंपल बताया था अभी, आप इसको ऐसे समझो, लेट करो ये हमारा हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं जो जाके आगे अपना एक्शन देंगे, ये हमारा हिस्टामिन है, तो इसको यहाँ बाइंड होना है। लेकिन जो हमारे एंटी हिस्टामिन है या हिस्टामिन के जो एंटागोनिस्ट हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जाएंगे और इसको जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये हमारा यहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने जाके यहाँ ब्लॉक कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो हिस्टामिन का एक्शन था वो हमारा खत्म हो जाएगा और जो हमें ट्रीटमेंट चाहिए था वो हम ट्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो है यहाँ पर हिस्टामिन वाला पूरा सीन जो है काम करता है। बाकी ये हमारा सिंपल फंडा था। बाकी आपको अगर और देखना हो तो इसमें मोस्टली जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है वो काम करते हैं और H2 एंटागोनिस्ट है वो काम करते हैं, ठीक है। सिंपल था, इतना फंडा है यहाँ पे।
बाकी यहाँ पे आपको कुछ ड्रग्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आपको क्या करना है, मेडिकेम में मतलब हमने एंटी हिस्टामिन को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो वहाँ जाके आप इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये सारी चीज़ आप देख सकते हो, या आपको अगर वहाँ का याद हो थोड़ी बहुत यहाँ बातें आप लिख देना। एंटी हिस्टामिन मतलब इतना ज़्यादा आपको डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना है, अगर 2-4 बातें पूछते तो आप वहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं। बाकी इसका एग्जाम्पल देखो तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, आपने मार्केट वगैरह में या ऐसे केस में खाई होंगी जो आपके नॉर्मली एलर्जी वगैरह या इन सब में आपके क्या हो काम आती है। ठीक है, ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाए उसमें भी आप जो है इनको खाते रहते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल था पूरा का पूरा हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन वाला सीन। और बाकी अगर आपको नहीं याद आता है कि हिस्टामिन मतलब एंटी हिस्टामिन में क्या लिखें, तो जो भी आपने काम अभी पढ़े थे जो हमारे क्या थे हिस्टामिन कर रहा था, बस उनको आपको अपोज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो वेजोडाइलेशन कर रहा था तो आप कहते हैं ना जो एंटी हिस्टामिन है वो हमारे वहाँ पर क्या करेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। अब जैसे मान लो पेन कर रहा था तो जो एंटी हिस्टामिन है वो हमारे क्या करेंगे, पेन को खत्म करेंगे, ईचिंग को खत्म करेंगे, स्नीजिंग को कम करेंगे। तो बस यही सारे काम आपको जो है यहाँ पर लिख देना और ड्रग्स के नाम आपको यहाँ पर याद ही है। और बाकी जो H2 वाले थे तो ये आपको याद होगा, ये हमारा मतलब पेट में प्रेजेंट था, हमारे एसिड को बढ़ा रहा था, HCl सिक्रेशन को। तो आप कहते हैं ना ये वाले जो है ये हमारी एसिड की सिक्रेशन को कम करते हैं। तो इस तरह ये हमारे जो है सारे के सारे फंडे काम करते हैं। आई होप आप लोग को हिस्टामिन का समझ आ गया होगा। अब अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आती आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ समझते हैं, सेरोटोनिन, जिसको हम जो 5-HT बोलते हैं। अब 5-HT का मतलब क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। तो ये हमारा इसका पूरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसको हम 5-HT बोलते हैं। और बेसिकली या मोस्टली ये हमारा जो है सेरोटोनिन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन इसका फंडा हो गया। बाकी ये भी हमारा जो है ऑटोकॉइड्स में बिलोंग करता है और हमारी बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ बातें करें तो ये हमारा जो है अमीनो एसिड के द्वारा ही ड्राइव किया जाता है। और मोस्टली हमारा जो है GI ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा पेट है, GIT ट्रैक है पूरा, उसके अंदर हमारी जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, उसके अंदर जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है उसमें, और हमारे CNS के अंदर कुछ हमारे सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं तो वहाँ पर। तो ये 3-4 जगह बेसिकली हमारा ये जो है प्रेजेंट या पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बाकी अगर एक्शन की बात करें तो आपने वैसे इसके बारे में सुना होगा, प्लीजर फीलिंग के लिए होता है, आपके मूड को अच्छा करने के लिए, और थोड़ा सा मतलब शांत कर देता है हमारे दिमाग को। तो देखा जाए तो ये हमारी बॉडी में हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारे बिहेवियर को, हमारे स्लीप को, थोड़ा सा स्लीपनेस ज़्यादा आ जाती है, डिप्रेस कर देता है एकदम हमारे माइंड को। जैसे ज़्यादा टेंशन वगैरह हो, ज़्यादा दिमाग घूम रहा हो तो डिप्रेस कर देगा हमारे माइंड को। फिर थोड़ा पेन भी कॉज कराता है, कुछ सेक्चुअल एक्टिविटी में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में भी ये रोल करता है, बाकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट। तो ये कुछ इसके काम है। अब अगर कभी आपके लिए आता है डेफिनेशन कुछ भी तो इसमें से कोई भी 2-4 काम आप जो है यहाँ पे नोट डाउन कर देना और बाकी एक आध बात यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा सेरोटोनिन हो गया या 5-HTFs को हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस, यानी कि ये हमारा जो है बनता कैसे है। तो इसको बनने के लिए हमारे जो है बेसिकली 2 स्टेप की ये प्रोसेस होती है पूरी बनने के लिए। पहले में क्या होता है तो पढ़ो, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन हमारा ये भी एक हमारा अमीनो एसिड वाला ही कंपाउंड है। तो इस ट्रिप्टोफैन की पहले हम कराते हैं हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेज में हमारा क्या होता है, ऑक्सी यानी कि OH ग्रुप हमारा अटैच हो जाता है। तो बस आपको एक ये स्ट्रक्चर याद करना है, कुछ नहीं करना, बाकी कहानी आपकी अपने आप हो जाएगी। तो आपने क्या कराया, इसकी कराई हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेज में क्या हुआ, OH ग्रुप आपका इस वाली पोजीशन पे जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर OH ग्रुप देखो यहाँ पे जाके जुड़ गया, बाकी सब हमारा सेम था जो पहले था, और हमारा क्या बन जाएगा ये 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, यानी कि यहाँ पर 5वीं पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, बाकी हमारा ट्रिप्टोफैन वाला सेम फंडा है। ठीक है, तो इतना सिंपल, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको एक स्टेप याद हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो अब इसकी होगी डीकार्बोक्सिलेज। तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपको याद होगा हमारा जो COO2 वाला ग्रुप था वो हमारा रिमूव हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो फंडा हमारा हिस्टामिन के साथ हुआ था वही फंडा यहाँ करेंगे, हम इसको यहाँ से हटाएंगे, ये हटेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, और NH2 हमारा यहाँ पे साथ में। तो सेम हुआ, ये हमारा यहाँ था, ये था, देखो यहाँ से हमारा COO यानी कि CO2 हमारा यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस CO2। अब ये जैसे ही हटा CH2 NH बन गया, और ये बाकी जो हमारा फंडा था पूरा सेम है। तो ये हमारा क्या बन गया, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। अब यहाँ ट्रिप्टोफैन की जगह क्या आ गया, ट्रिप्टामीन आ गया, क्योंकि यहाँ एक अमीन ग्रुप हमारा लगा हुआ है, और इसको शॉर्ट में 5HT बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में मतलब दूसरे नाम में सेरोटोनिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका जो है यहाँ पे कंपाउंड है, आप इसको याद कर लेना, और एक आप इसको याद करोगे आप इसको ऑटोमेटिक बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक हमारा पूरा फंडा हो गया। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो ये हमारा जो है जैसे हमारा जो मान लो सेल्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं, ये वाले छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, इनके अंदर हमारा स्टोर होता है। अब कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो एक हमारे यहाँ पे सेल में एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था अपने हिस्टामिन में। तो ये हमारे GI ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पैराइटल सेल वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो उसमें मोस्टली हमारा जो ये प्रेजेंट होता है लगभग 80 से 90% तक।
ये वैल्यू आपको वेरी कर जाएगी जगह जगह, लेकिन मोस्टली हमारा जो है एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स में ये हमारा जो जीआईटी है, जीआईटी के अंदर जो हमारे ये सेल्स है उसके अंदर हमारा ये प्रेजेंट होता है 5-HT या सेरोटोनिन, ठीक है। बाकी हमारे CNS के अंदर ये हमारे सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होता है, और फिर हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स होती हैं वहाँ पर स्टोर होता है। तो ये 3 जगह मतलब सबसे ज़्यादा ये हमारा स्टोर होता है। मोस्टली तो हमारे इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, किसमें, एंटेरोक्रोमोफिन सेल। ये आप नाम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी किधर भी पूछा जा सकता है किसमें क्या स्टोर होता है। अब बात करें यहाँ पर, तो जो अभी आपने ये सिंथेसिस देखी, तो ये सिंथेसिस हमारी इस एंटेरोक्रोमोफिल सेल्स में होती है। बाकी ये हमारे इन सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, यानी कि 2 जगह आपको ये सिंथेसिस देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे प्लेटलेट्स हैं यहाँ पर ये सिंथेसिस हमारी नहीं होती। रीजन क्या है, देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये हाइड्रोक्सिलेज था, और इसके बाद जो हमारा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन था वो हमारा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से हमारा बन रहा था सेरोटोनिन। तो जो हमारे प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर हमारा ये डी कार्बोक्सिलेज वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से हमारे इनके अंदर जो हमारे ये थे सेरोटोनिन वो हमारे नहीं बन पाते हैं। तो जब हमारे इसमें बन जाते हैं, मूव होते हैं इधर उधर थोड़ा सा, मतलब तो ये प्लेटलेट्स के अंदर हमारे आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो बस इतना सा इनका जो है फंडा होता है। अब ये मत कहना कि आपने बोला सर लोकली मतलब मूव करते हैं, लोकल इफेक्ट देते हैं, थोड़े बहुत तो भाई इधर उधर स्टोर वगैरह होते हैं, हल्के बहुत जाते हैं ना, और ब्लड तो हर तरफ प्रेजेंट है। तो ये ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर ये हमारे स्टोर हो जाते हैं बस, ठीक है। इफेक्ट ज़्यादा इधर उधर नहीं देते जाके, ठीक है। बाकी बात करें तो ये हमारा जो मोस्टली मैंने आपको बता दिया पूरा, बाकी ये हमारे इन्हीं साइड पर जो हमारी ये दोनों साइड है इन पर हमारा सिंथेसाइज होता है। अब रिलीज की बात करें तो रिलीज भी ये हमारा जो है इन्हीं में से होता है। और रिलीज कब होगा, जब हमें कोई भी मतलब ऐसी सिचुएशन आती है, कहीं चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिजायरनेस ज़्यादा हो रही है दिमाग वगैरह, तो उस टाइम पर ये चीज़ हमारी जो है रिलीज हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम इसकी डिग्रेडेशन की। सारा कुछ हो गया, अब भाई इसको खत्म भी करना है, तो इसके लिए हमारे पास 2 मेन है। एक हमारा है माओ, जो मैंने आपको बताई है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो इसमें जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि हमारा बन जाता है इंडोल एसिटिक एसिड। आपको याद होगा, तो बस आपको 5-हाइड्रोक्सी यहाँ पे ऐड कर देना है, इंडोल एसिटिक एसिड आपका लास्ट में जुड़ा रहेगा। फिर यहाँ पर जब आप इसकी डीहाइड्रोक्सी रेंज चलाते हो तो यहाँ पर हमारा 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल नाम का मतलब बन जाता है एजेंट, और ये दोनों हमारे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो सेरोटोनिन अपने रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड नहीं करेगा और अपना कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा। तो बस इतना सा इसका जो है सिंपल सा यहाँ फंडा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ सेरोटोनिन के रिसेप्टर की। आपने ये 3-4 बातें समझ ली। अब हमारा इसका रिसेप्टर आता है, तो इसमें बेसिकली 7 तरह के हमारे रिसेप्टर हैं, और उन रिसेप्टर के भी हमारे क्या है, सब टाइप हैं। तो यहाँ मैंने सारा आपके लिए लिख रखा है 5-HT1 और यहाँ से लेके 7 तक हमारे। और इस HT1 के अंदर देखो यहाँ पर हमारे 6 सब टाइप हैं, 1A 1B 1C नहीं है, 1C पहले होता था इसमें, लेकिन अब वो हमारा इस 5HT2 के अंदर 2C नाम से हमारा आने लग गया है। तो यहाँ हमारे A B D E F और यहाँ पर हमारा, तो यहाँ हमारे ये 5 ही हैं, ये वाला हमारा डबल हो गया, तो यहाँ तक हमारे आएंगे। तो ये हमारे हैं A B D E F, ये हमारे यहाँ 5 सब टाइप हैं। फिर H2 जो हमारा ये है, इसमें हमारे 3 हैं, 2A 2B 2C, मतलब ये ऐसे सेम है, ऐसा केवल ये नहीं है, ऐसे देखो 5HT2B 5HT2C, इस तरह से हमारे मतलब ये पूरे नाम आएंगे। जैसे यहाँ देखो जो 5HT5 वाला है, इसके अंदर हमारे 2 हैं, 5HT5A 5HT5B। तो ये हमारे टोटल यहाँ पर पूरे के पूरे हमारे हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं, सॉरी सेरोटोनिन के हमारे रिसेप्टर हैं यहाँ पे। बाकी अगर इसमें देखा जाए तो मोस्टली जो हमारे हैं वो हमारे GPCR वाले, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारा एक ये वाला है, तीसरा वाला जो है, ये हमारा सिंपल क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल, यानी कि ये हमारे आयन चैनल को रेगुलेट करता है। और जो हमारे ये बाकी के जो हमारे हैं वो सारे हमारे GPCR वाले हैं, ठीक है। अब इसमें से हमारे जो 4 हैं वो हमको मेन पढ़ने हैं, 5HT1 5HT2 5HT3 5HT4, क्योंकि बहुत सारे हैं, सबको हम नहीं पढ़ सकते। तो कॉमनली हम जो है इन 4 वाले रिसेप्टर जो हमारे हैं स्टार्टिंग के 4, इनको हम जो है अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे, और इन्हीं के बारे में आप जो है याद रखो, ठीक है। ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे, तो इनके लिए भी मैंने इस तरह की एक मतलब पूरा चार्ट बना दिया है, इससे आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हमारा रिसेप्टर आता है 5HT1 वाला। तो लोकेशन की बात करें, ये हमारा CNS PNS दोनों में ही लगभग प्रेजेंट होता है। और पाथवे को फॉलो करें तो ये पहला ही वाला जो हमारा वो हमारा इनहिबिटरी नेचर का होता है, यानी कि ये हमारे साइक्लिक एम्प जो GPCR वाला पाथवे का साइक्लिक एम्प है उसको ये हमारे डिक्रीज करते हैं। अब इस जहाँ भी आपको ये देखे, इसका मेन फंडा हमारा क्या हो जाता है कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को क्या करेंगे, कम। तो इसका जो एक्शन होगा क्या होगा कि हमारे जो 5HT था उसकी रिलीज को ये हमारे कम कर देंगे। बाकी इनका एक काम एडिशनल काम, यानी कि ये तो कर रहे हैं, इसका मेन काम हमारा ये, लेकिन साथ में एक काम और है कि ये हमारे पोटेशियम चैनल को यहाँ ओपन कर देते हैं, एक्टिवेट, और हमारे कैल्शियम चैनल या सोडियम चैनल को शायद ये हमारे डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जब हमारे पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करते हैं, इससे क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि पोटेशियम हमारे बाहर जाएंगे तो पोलराइजेशन होती है नॉर्मली, और ज़्यादा बाहर जाएंगे तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है यहाँ पे। फिर हमारे तीसरे काम क्या करते हैं, ये हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की रिलीज को भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस, यानी कि जो हमारा यहाँ पर आपने एपिनेफ्रिन
नॉरएफ्रिन, नॉन एप्रिन जो सुना होगा ना, उन्हीं को हम यहाँ पर एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन बोलते हैं। तो उनकी रिलीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फैसिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेनली काम होते हैं हमारे 5-HT1 के। और यहाँ पर एगोनिस्ट की बात करें तो ब्यूस्पायरोन हमारा एक ड्रग हो गया जो इसमें एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, इसको बढ़ाएगा। और इसके एंटागोनिस्ट की बात करें तो हमारे एर्गोटामीन हो गया और मिथाइल सरगाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे दो इसके एंटागोनिस्ट हो गए। तो मैंने यहाँ दोनों ड्रग के नाम भी लिख दिए, जिससे आपको इन ड्रग्स के नाम याद करने में आसानी होगी, जो आपके आगे जाके बहुत काम आएंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ 5-HT2 में। तो ये हमारे जो GI ट्रैक्ट था उसकी स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर प्लेटलेट्स में प्रेजेंट है, और बाकी हमारे CNS में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। पाथवे की बात करें यहाँ तो ये हमारे जो PLC एक्टिवेशन यानी कि फॉस्फोलाइपेज जो C वाला हमारा एंजाइम था उसको ये एक्टिवेट करते हैं, यानी कि हमारे IP3 डैग को एक्टिवेट कर देंगे, बढ़ा देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे। तो अब इसका काम देखो, तो काम आपको ऐसे याद आ जाएंगे स्मूथ मसल्स में। तो ये हमारा क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो हमारा इंटेस्टाइन वगैरह के जो स्मूथ मसल्स है उसमें ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। दूसरा हमारा यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा स्मूथ मसल जो हमारी उसकी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि अस्थमा वगैरह कॉज कर सकता है। बाकी ये प्लेटलेट में प्रेजेंट है तो वहाँ प्लेटलेट की एग्रीगेशन करेगा, ठीक है। तो ये इसके काम है। बाकी ये हमारा स्मूथ मसल की जो हमारी वस्कुलर वाली यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल है वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पे दोनों तरह से अलग काम कर रहा है ये। तो मैंने आपको सब टाइप बताए थे 5-HT2 के। हमारे एक है 2A और 2B, जो हमारे ये दोनों स्टार्टिंग है इसमें हमारी होती है, सॉरी जो एक है 2A वाला इसमें हमारी होती है वेजोकंस्ट्रिक्शन। बाकी जो हमारे 2B है 2C है, यानी कि यहाँ पे आपको दिखेगा 2C, इसमें हमारी होती है वेजोडाइलेशन। क्यों होती है, EDRF की रिलीज की वजह से। अब इसकी फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट्स में लिख के बतानी कि क्या आपको इससे समझ आ रहा है, और मैकेनिज्म बताना है कि आखिर इसकी वजह से हमारे यहाँ पर वेजोडाइलेशन क्यों हो रही है, ठीक है। तो दोनों मैंने लिख दी है। जब हमारा इस पे जाके बाइंड करेगा जो हमारा ये सेरोटोनिन है तो यहाँ वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, और इस पे जाके बाइंड करेगा तो क्या होगी, वेजोडाइलेशन होगी। तो इस तरह ये हमारे यहाँ पर इफेक्ट शो करते हैं। बाकी यहाँ पर एगोनिस्ट की बात करें तो अल्फा मिथाइल 5-HT मतलब सेरोटोनिन, और अगर इसके बात करें एंटागोनिस्ट की तो यहाँ पर क्या है, काइप्रोहेप्टाडीन हो गया, और एक हमारा यहाँ आता है कैटासेरिन। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके दो एंटागोनिस्ट हो गए। अब बात करते हैं हमारा तीसरा, तो 5-HT3। तो ये मैंने आपको बताया था क्या था, हमारा आयन चैनल वाला था, तो ये आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा। बाकी ये हमारा CNS PNS में प्रेजेंट होता है, लगभग दोनों ही इसमें। और बात करें तो ये हमारी बॉडी में पेन, ईचिंग, नोजिया ऐसी प्रॉब्लम को कॉज करता है। बाकी वॉमिटिंग वगैरह करेगा। बाकी ये हमारी बॉडी में ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, डाउन कर देता है, ठीक है। बाकी इसका एक और काम है एमेटिक रिफ्लक्स, यानी कि उल्टियाँ वगैरह जो आने के चांस होते हैं उसको ये हमारा थोड़ा क्या कर देता है, इंक्रीज करता है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें एगोनिस्ट यानी कि जो इस कामों को बढ़ाता है तो वो हमारे हो गए 2-मिथाइल 5-HT, और एंटागोनिस्ट की बात करें तो यहाँ क्या आएंगे, ओंडासेट्रॉन हो गया और डोल्यूसेट्रॉन हो गए। तो यहाँ ड्रग के नाम भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर हमारे यहाँ चौथा आता है 5-HT4। तो ये हमारा CNS में जो हिप्पोकैम्पस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है और GI ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, और ये हमारा इंक्रीजिंग वाला इफेक्ट, यानी कि पहले आपने देखा था यहाँ साइक्लिक एम्प हमारा कम हो रहा था ये वाला, यहाँ पर ये बढ़ाने का काम करता है। तो इससे क्या होता है, एक समझो बात, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा इंटेस्टाइन वाला जो सीन है वहां की जो सीक्रेशन एक तरह से बढ़ जाएगी, और बाकी जो पेरिस्टेटल मूवमेंट है, अब इसको आप समझो क्या हो रहा है। तो अगर मैं नॉर्मली आपको दिखाऊं, मान लो ये हमारा स्टमक हो गया, और ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई छोटी वाली, और ये हमारी बड़ी इंटेस्टाइन हो गई। तो यहाँ पर जो इसके अंदर का जो भी चीज़ होती है मूव करती है, और मूव कैसे करती है, जो हमारे ये हैं तो ये हमारे थोड़े थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़े रिलैक्स होते हैं, और हमारी सामने चीज़ मूव करती है। तो ये जो मूवमेंट है हमारा पेरिस्टेटल मूवमेंट इसको हम बोलते हैं, अंदर वाला जो मूवमेंट है इसमें जो कुछ भी होगा हमारा खाना पीना या कोई भी चीज़ें होंगी जो मूव करती हैं, तो मूवमेंट जो होगा वो हमारा बढ़ जाता है यहाँ पे, और इसके बढ़ने की वजह से हमको डायरिया वगैरह भी कॉज हो सकता है। तो हल्का बहुत नुकसान भी आप यहाँ समझ सकते हैं। तो ये हमारे जो इंटेस्टाइन की सिक्रीशन है या हमारे जो पेरिस्टेटलिस मूवमेंट है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बाकी ये थोड़ा बहुत हमारा जहाँ CNS में हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट है तो हमारे जो न्यूरोनल की एक्साइटेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। कौन से केस में, 5-HT4 में, ठीक है। बाकी इसके ड्रग्स हमारे कुछ हो गया, सीसाप्राइड हो गया, रेंजाप्राइड हो गया। बाकी और देखा जाए जो हमारे आगे के जैसे यहाँ पे आपने देखे थे तो इनके इतने ज़्यादा इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, किसी किसी के तो रोल पता भी नहीं है। तो इन्हीं सब केस में हमारे लिए जो मेन थे 4 थे वो मैंने आपको यहाँ सारा बता दिया, आप इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रोल है सेरोटोनिन के, वो आप चाहो तो इनके बेस पर भी लिख सकते हो कि कहाँ पर हमारे कैसे रोल होते हैं, इन रिसेप्टर के दम पे लिख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। वरना आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था इसमें हमारा इनका क्या रोल था। तो 5-HT2A पे अगर बाइंड करा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन, और C पे बाइंड करा तो वेजोडाइलेशन। फिर इसके बाद ये प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड के अंदर मतलब एग्रीगेट वगैरह करता है तो ब्लड की फ्लो वगैरह थोड़ा कम करेगा। बाकी ब्रेडिकार्डिया में मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। बाकी हमारे हार्ट को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक
इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो हार्ट रेट वगैरह है वो हमारी बढ़ेगी। अब 2 रीजन से बढ़ती है, डायरेक्टली भी बढ़ाता है, एक हमारे ये बॉडी में रिलीज करता है नॉर एड्रेनलिन को और एड्रेनलिन को, तो उनकी रिलीज की वजह से भी जो हमारा हार्ट है उसके स्टिमुलेट हो जाता है, हार्ट अपना जल्दी जल्दी काम करता है। तो दोनों ही केस में आपने यहाँ पर ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब बात करते हैं हम CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसमें जैसे ही हमारा एक आपको पता था 5-HT1 वाला, तो वहाँ पे जाके जैसे ही हमारा बाइंड करेगा हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी हमारे डिप्रेस करेगा हमारे मामले को, तो स्लीपीनेस वगैरह कॉज होगी। बाकी पेन परसेप्शन वगैरह जो दिमाग से आता है ना भाई, पेन फील हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो वो भी हमारी CNS वगैरह में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी स्मूथ मसल्स में बात करें अगर, तो वहाँ पर तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखें तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, और अगर वैसे देखा जाए स्टमक वगैरह में तो जो हमारी पैरास्टेटल मूवमेंट थी, जो मैंने आपको बताया खाना पीना जो कुछ है बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, तो उस केस को ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। बाकी स्मूथ मसल्स अगर हम देखें वस्कुलर वाले सीन में, तो 5-HT2 में वेजोकंस्ट्रिक्शन और 5-HT2C में हमारा वेजोडाइलेशन, तो ये भी हमारा स्मूथ मसल्स के अंदर वैसे आ जाता है। अब बात करें कुछ ग्लैंड्स वगैरह में, तो इसके द्वारा एक ही काम डाउन हो रहा है, क्या कि हमारी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन थी वो हमारी कम हो जाती है, तो इससे हमें पेप्टिक अल्सर वगैरह चीज़ों में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, ठीक है। बाकी प्लेटलेट्स में अगर बात करें तो यहाँ पे ये एग्रीगेशन वगैरह करता है प्लेटलेट्स की, तो बस ये तो नॉर्मल आपको काम पता ही होंगे। तो अब हम बात करते हैं 5-HT के एंटागोनिस्ट के बारे में। तो वैसे इसमें इतना ज़्यादा मतलब देखने वाला कुछ है नहीं, सिंपल अगर मैकेनिज्म समझे तो क्या होगा कि ये हमारे जो सेरोटोनिन है या 5-HT है उसके एक्शन को क्या करते हैं, रोकने का काम। अब कैसे करेंगे, तो ये आप सिंपल यहाँ समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर ये हमारा सेरोटोनिन है या 5-HT है, तो वो यहाँ के जाके बाइंड करना चाहता था अपना इफेक्ट, लेकिन जो हमारे ये इसके एंटागोनिस्ट है वो पहले ही जाएंगे और इस वाले को जहाँ क्या कर देंगे, ब्लॉक। तो अब हमारा जो सेरोटोनिन है वो जहाँ के बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना कोई भी एक्शन नहीं दे पाएगा। तो इस तरह इनका सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको कुछ भी ज़्यादा मतलब वैसा बताने की जरूरत नहीं है। और ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स हैं, मैंने कुछ कॉमन यहाँ लिख दिए, जैसे साइप्रोहेप्टाडिन हो गया, मिथाइल सरगेड हो गया, किटेनसेरिन हो गया, क्लोजापाइन हो गया और रिजरपेरिडोन हो गया, ओंडास्टोन हो गया। तो ये हमारे कुछ इसके ड्रग्स हो गए। अब 2-4 को आप चाहो तो यहाँ मतलब थोड़ा बहुत बता देना उनके बारे में, आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा। तो साइप्रोहेप्टाडिन को देखें तो ये हमारा जो है 5-HT2A को रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो इससे क्या होगा, हमारे ये H1 एंटागोनिस्ट की तरह भी थोड़ा बहुत काम करता है, एंटी कोलिनर्जिक भी और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो अब इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होता है, अपेटाइट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब खाने पीने की इच्छा जो होती है वो हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, किसी भी काम को करने की जो चाह होती है वो हमारी बढ़ जाती है। बाकी ये हमारा कार्सिनोइड सिंड्रोम में हेल्प करता है। तो अब आप कमेंट्स में लिख के पुश करो, इसको ढूंढो कैसे भी आप जो है कमेंट्स में लिख के बताओ, और ट्राई किया करो आप इनको सॉल्व करने के लिए लिख के देखें कि इससे क्या होता है। देखो आपकी थोड़ी एबिलिटी बढ़ेगी ढूंढने की, कोई भी प्रॉब्लम होगी और इससे आपको कोई नई चीज़ जो है याद रहेगी, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि जो हमारी ये ड्रग है इसके बारे में तो आपको 100% याद हो जाएगा अगर आप इसको कर लोगे तो इसलिए ये सारे काम आप करते रहा करो। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ड्रॉजी नॉइस वगैरह कॉज करेगा, ड्राई माउथ, माउथ का सूखा वगैरह हो जाना, जो जैसे अभी मेरा हो गया है, बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ इसलिए। बाकी थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट कर सकता है। बाकी वेट गेन वगैरह है, मतलब इसको अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं वेट गेन वगैरह हो सकता है। तो ये इसके कुछ हमारे एडवर्स इफेक्ट हो गए। फिर यहाँ बात करें तो मिथाइल सरगाइड हो गया, तो ये हमारा 5-HT2A और 2C दोनों को यहाँ पे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो ये हमारा माइग्रेन वगैरह की कंडीशन, जो सिर वगैरह में दर्द होता है भयंकर, उसको ठीक करेगा। और जो कार्सिनोइड जो अभी हमने देखा इसको ठीक करेगा। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया। अब ऑनडेनसेट्रॉन की बात करें तो ये हमारा 5-HT3 वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो इससे हमें नोजिया, वॉमिटिंग, जो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो इधर हमारी ये सारी चीज़ें हो रही थी 5-HT में देखोगे तो नोजिया, वॉमिटिंग ये हो रही थी। तो अगर इसको कोई ब्लॉक करेगा तो हमें क्या होगा, इनको ठीक करने में आसानी होगी, ठीक है। बाकी एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो गया, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। चौथा अगर यहाँ देखें हम तो कीटनसेरिन हो गया, तो ये हमारे HT2 वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ये वाला जो हमारा था। और अगर इसको ब्लॉक करेगा तो जो हमारे ये काम थे वो थोड़े डाउन हो गए, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव की तरह ही हमारा काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारे वेजो डायलेशन कर रहा था। तो अगर हम इसको बंद करेंगे यहाँ पर, अगर इस वाले को ब्लॉक करेंगे तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन का थोड़ा बहुत काम करेगा, ठीक है। और अगर इसको ये वाला ब्लॉक करेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन वाला, तो ये हमारा उसकी तरह, मतलब ये दोनों ही केस में हमारा जो है यहाँ पे काम कर सकता है। बाकी ये हमारा रेनॉल्ड सिंड्रोम में भी काम करता है। तो इसको मैं 2-3 बार आपसे पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको जो कमेंट्स में लिख के इसको बताना है क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सीन था। बाकी इसके और भी ड्रग्स हैं, आप चाहो तो मतलब किसी बुक वगैरह को रेफर कर सकते हो, ऐसा नहीं। KD त्रिपाठी, मतलब मैं तो उसी को सारा यूज़ करता हूँ, मतलब जो भी इसका रेफरेंस है सब हमारा उसी से है। तो आप चाहो तो वहाँ से इन ड्रग्स के बारे में पढ़ सकते हो, सबके बारे में डिटेल्स में लिखा है, आप उनको जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी काम में
आपको कुछ नहीं, बस आपको इतना याद रहे कि कोई सा ड्रग है वो कौन से वाले रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। क्योंकि अगर आप इसको याद कर लोगे तो मान लो कोई हमारा ऐसा ड्रग है जो हमारे 5-HT3 को ब्लॉक करता है, तो इसके जो भी काम है उसको आप अपोज कर दो। ब्रेडिकार्डिया तो वो टैकीकार्डिया, मतलब इसको थोड़ा सा ठीक करेगा। वॉमिटिंग है उसको ठीक करेगा। मान लो कोई F5-HT1 वाला है, तो अगर कोई इसको ब्लॉक करता है तो हमारी इसकी रिलीज बढ़ जाएगी, हमारे जो एड्रेनलिन है इसकी रिलीज कम हो जाएगी। मान लो कोई H2 को करता है तो यहाँ जो हमारी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही है वो हमारी ठीक होगी। तो इसी तरह हमारे सारे फंडे आपको बस मिला के पढ़ने पड़ेंगे कि एक हो रहा है तो दूसरे को अपोज करने वाला सीन। आपको ये वाली चीज़ें थोड़ी सीखनी पड़ेगी, एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हमारे जो भी ये ड्रग्स रहेंगे इनको हम जो है डिटेल्स में यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब अगर एक झलक देखें तो हमने हिस्टामिन के बारे में जाना, क्या होता है उसकी सिंथेसिस देखी, हमने उसका स्टोरेज देखा, उसकी हमने रिलीज देखी कैसे होता है हमारा, उसके बाद उसका कैटाबॉलिज्म, ये चीज़ आप जान लेना। उसके बाद हमने इसके रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। तो ये वाली जो साइकिल है इसका आप चाहो 1 मिनट, तो इसका आप चाहो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे लेकिन आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको जूम वगैरह करके एकदम लिख लो और लिख कर कहीं चिपका लो, जिससे आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फिर हमने जो है यहाँ पर इसके रोल देखे, तो जो हमारे इसमें रोल थे, अगर आपको ये वाले याद है ना, आपको इन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही सेम फंडा था, एंटागोनिस्ट आपने वहाँ पढ़े थे, यही हमने सेरोटोनिन में देखा, उसकी रिलीज देखी और उसमें यहाँ भी आप जो है इसको यहाँ पर खींच सकते हो आराम से, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप से लोग अपना और फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।